डियर स्टूडेंट्स, आज आपको चीन की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में आपको बताया जाएगा। इससे पूर्व के वीडियो में हम चीन की कुछ विशेषताएं जैसे कानून के संबंध में साम्यवादी मान्यता या वैधानिकता का साम्यवादी सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं, लोक उत्तरदायित्व एवं समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज आपको इसकी कुछ अन्य विशेषताओं, जिसमें नंबर 1 आती है कानूनी पेशे का समाजवादीकरण। साम्यवाद की स्थापना के पूर्व कोमिंतगाम शासन व्यवस्था में कानूनी पेशे के लोग शक्तिशाली वर्ग से आते थे और इस कारण क्रांति के बाद शुरू के दिनों में कानूनी पेशे को शत्रुता की दृष्टि से देखा गया, लेकिन 1954 के लगभग कानूनी पेशे के प्रति सरकारी रवैये में परिवर्तन हुआ। कानूनी पेशे से संबंधित नियम बनाए गए और इस पेशे को सहकारी आधार पर गठित करते हुए वकील संघों का निर्माण किया गया। इन संघों द्वारा कानूनी परामर्शदात्री कार्यालयों की स्थापना की गई। इन कार्यालयों की आय को संबंधित वकीलों में उनके कार्य की मात्रा और योग्यता अनुसार बांट दिया जाता है। इस प्रकार कानूनी पेशे के संबंध में अर्ध सरकारी व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी चीन में जो है कानूनी पेशे के संबंध में क्या है, अर्ध सरकारी व्यवस्था को अपनाया गया है। अगली विशेषता आती है एकीकृत न्याय प्रणाली। चीन की न्याय व्यवस्था का संगठन एकीकृत आधार पर किया गया है और जनवादी केंद्रवाद का सिद्धांत न्यायपालिका पर भी लागू होता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष न्यायालय, इन 3 स्तरीय ढांचे को एक ही सूत्र में पिरोया गया है। यानी संविधान द्वारा क्या क्या, सर्वोच्च जन न्यायालय हो, स्थानीय जन न्यायालय हो या विशेष जन न्यायालय हो, इन तीनों स्तरीय न्यायालयों को क्या है, एक सूत्र में पिरोया गया है। प्रोक्यूरेटोरियल विभाग किसी न्यायालय में मुकदमा ले जा सकता है और सर्वोच्च जन न्यायालय को स्थानीय न्यायालयों और विशेष न्यायालयों की कार्रवाई के निरीक्षण नियंत्रण का अधिकार है। यह व्यवस्था समाजवादी क्रांति और समाजवादी वैधानिकता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अपनाई गई है। अगली विशेषता आती है न्यायाधीशों का निश्चित काल के लिए निर्वाचन। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा जीवन पर्यंत या सेवानिवृत्ति की आयु तक के लिए नियुक्त किए जाना चाहिए, किंतु चीन में न्यायाधीशों को वहाँ की न्याय व्यवस्थापिका जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। यानी चीन में न्यायाधीशों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए ही निर्वाचित किया जाता है। अगली विशेषता आती है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं। चीन की न्यायपालिका न केवल स्वतंत्र नहीं है अपितु उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसे संविधान और कानून की व्याख्या करने की वह शक्ति प्रदान नहीं की गई है जो सामान्यतया अन्य राज्यों में न्यायपालिका को प्राप्त होती है। चीन में कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के बजाय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान की गई है। यानी चीन में जो हो कानूनों की व्याख्या करने की जो शक्ति न्यायालयों को प्राप्त होनी चाहिए, वह न्यायालयों की बजाय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान की गई है। इस प्रकार न्यायपालिका संविधान के संरक्षक और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकती। जब तक किसी भी न्यायालय को अगर उसके न्यायालयों की कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं होगी,
तो वह अपने नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में और संविधान के संरक्षक के रूप में सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। न्यायपालिका की स्थिति को कमज़ोर बनाने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि चीन में बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था भी नहीं है। यानी चीन में क्या है, जो न्यायपालिका को में बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था होती है न्यायालय में, वो भी क्या है, न्यायपालिका की स्थिति को कमज़ोर करती है, क्योंकि वहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था भी नहीं की गई है। अगली विशेषता आती है खुली न्यायिक कार्रवाई। संविधान में लिखा है कि चीन में जनवादी न्यायालयों के अधिवेशन गुप्त रूप से न होकर सब लोगों के सामने हो। जिन मुकदमों से देश की रक्षा खतरे में पड़ती है, केवल उनकी सुनवाई ही गुप्त रूप से की जा सकती है। वे मुकदमे जो खुले तौर पर होते हैं, उनमें जनता के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के सम्मुख विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपराधी को अपनी रक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त है। अगली विशेषता आती है स्थानीय भाषा में कार्य संचालन। सामान्यतः न्यायालयों में एक या दो भाषा ही वैधानिक रूप से मान्य होती हैं। चाहे कोई भी न्यायालय हो, उसमें क्या है, एक या दो भाषाएं क्या है, वैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से मान्य होती हैं। परंतु चीन के नागरिकों को जो है न्यायालयों में अपनी भाषा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन चीन में क्या है, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थानीय न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा से अनभिज्ञ है, तो न्यायालय उसके लिए द्विभाषीय का भी प्रबंध करता है। क्षेत्रीय या स्थानीय न्यायालयों में कार्रवाई वहाँ की स्थानीय भाषा में ही की जाती है। स्थानीय भाषा में भाई कार्रवाई संचालित होती है। इस प्रकार आज आपको चीन की न्याय व्यवस्था की कुछ अन्य विशेषताएं, जैसे कानूनी पेशे का समाजवादीकरण, एकीकृत न्याय प्रणाली, न्यायाधीशों का निश्चित काल के लिए निर्वाचन, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, खुली न्यायिक कार्रवाई, स्थानीय भाषा में कार्य संचालन आदि के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।